हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआईबी इंटर कॉलेज आर्ट से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास को लेकर उपस्थित हूँ। और कोरोना के समय में मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है और दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने वैद्युत अपघटनी सेल में फैराडे के नियमों को पढ़ लिया था। फैराडे के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में उससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो आज इन सवालों को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखिए जरा। गलित NaCl से भरे एक विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पीयर की धारा 965 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर प्राप्त धातु की मात्रा तथा एनोड पर प्राप्त गैस का STP पर आयतन ज्ञात करो। इस सवाल को लगाने के लिए जो फॉर्मूले हैं और जिन जिन बातों को ध्यान रखना है उन सबको हम एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोगों ने फैराडे के नियम पढ़े थे। तो फैराडे का फर्स्ट नियम, इसमें फॉर्मूला पढ़ा था आपने मोलों की संख्या के लिए। मोलों की संख्या N बराबर Q अपॉन 96,500 इंटू N फैक्टर। यह आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था जो कि हमने W बराबर ZIT को आगे हल करके प्राप्त किया था। और यदि Q का मान हम यहाँ IT रख दें तो ये बराबर हो जाएगा IT अपॉन 96,500 इंटू N फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमने इसी में एक और फॉर्मूला बनाया था। एनोड के मोल बटे कैथोड के मोल बराबर होता था N फैक्टर ऑफ कैथोड बटे N फैक्टर ऑफ एनोड। ये दूसरा फॉर्मूला था मोल और N फैक्टर में संबंध का। यहां से आप देख पा रहे हैं कि N यानी मोलों की संख्या और N फैक्टर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एनोड के उत्पाद के मोलों की संख्या बटे कैथोड के उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर होगा N फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट बटे N फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, यदि एनोड के मोलों की संख्या ऊपर है तो उसी एनोड के उत्पाद का N फैक्टर ये बटे में होगा, और कैथोड के उत्पाद के मोलों की संख्या यदि बटे में है तो इस तरफ ऊपर चला जाएगा कैथोड के उत्पाद का N फैक्टर। इसको हम बदल भी सकते हैं, ऊपर कैथोड कर दें नीचे एनोड कर दें तो यहां भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एनोड और नीचे हो जाएगा कैथोड। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। और इसके अलावा सेकेंड नियम में आपने फॉर्मूला पढ़ा था W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। W1 और W2 क्या होते हैं, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के द्रव्यमान, और ये किसके बराबर होते हैं, उन पदार्थों के तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब यहाँ पर इन फॉर्मूलों में आप देख पा रहे हैं N फैक्टर की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो N फैक्टर होता है किसी स्पीशीज पर उपस्थित आवेश को उसका N फैक्टर कहते हैं, जो कि हमने पहले तुल्यांकी भार निकालने में प्रयोग किया है। इसके पहले आप लोगों ने विलियन वाले चैप्टर में इसका उपयोग किया था नॉर्मलता को मोलरता में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान होगा ये कैसे निकालते हैं, लेकिन कुछ का जिनका उपयोग होना है मैं यहाँ N फैक्टर उनका लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रमुख
स्पीसीज और इस तरफ एन फैक्टर, जैसे Li प्लस Na प्लस K प्लस, इन सब पर देखिए वन आवेश है, प्लस का प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये पूर्णांक होता है, तो n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह से Ag प्लस के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो 1 हो जाएगा। Cu प्लस 2, Zn प्लस 2, Ca प्लस 2, इन सभी के लिए n फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2। और यदि हम बात करें Al प्लस 3 की, तो इस पर 3 आवेश है, तो टोटल हो जाएगा 3 n फैक्टर का मान। और अगर हम H2 के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर होता है H प्लस, तो एक हाइड्रोजन पर प्लस 1 हुआ, तो 2 हाइड्रोजन है, टोटल हो जाएगा 2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये होता है O-2। अब जब ये O-2 होता है, तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर हो जाएगा 4, तो n फैक्टर हमारा मिला 4। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ तो बच्चों देखिए इस सवाल को। सवाल में हमें कैथोड पर मिलने वाले धातु की मात्रा निकालनी है और एनोड पर प्राप्त होने वाली गैस का एसटीपी पर आएगा। तो ये मूल कॉन्सेप्ट की बातें यहाँ पर प्रयोग होंगी, जिनको आपने 11th में कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। मूलों की संख्या अगर हमको पता है तो हम भाग निकाल सकते हैं, और यदि मूलों की संख्या पता है तो हम उसका एसटीपी पर आयतन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल गैस का एसटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml यानी मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो वहां 11 के फॉर्मूलों की भी आवश्यकता हमको पड़ेगी, तो हम उनको भी यहाँ लिख लेते हैं। ग्राम में भार ये बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या, और दूसरा हो जाएगा एसटीपी पर आयतन ये बराबर होगा मोलों की संख्या गुणा, अगर लीटर में है तो 22.4 लीटर का गुणा करेंगे, और अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो 22,400 ml का गुणा करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि सवाल में किस तरह की वैल्यू हमको दी गई है, और अगर नहीं दी है तो जो आपकी इच्छा का है वो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में देखें दिया हुआ है कि एक विद्युत अपघटनी सेल में भरा हुआ है गलित NaCl। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। NaCl ये गलित अवस्था में है, और देखिए कोई इलेक्ट्रोड इसमें नहीं दिए हैं, तो हम अक्रिय इलेक्ट्रोड मानेंगे यानी प्लेटिनम को मानेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि एनोड और कैथोड पर हमको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम यही निकालते हैं कि एनोड और कैथोड पर हमको मिलेगा क्या, और इसके बाद जब ये कंफर्म हो जाए तो उसकी फिर मात्रा का आकलन कर सकते हैं, और हम गैस है तो उसका एसटीपी पर आयतन निकाल सकते हैं। तो गलित NaCl में होगा Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो पहले की तरह हम बनाएंगे एनोड पर, एनोड होता है प्लस और इस पर होता है ऑक्सीकरण। दूसरे साइड लिख दिया कैथोड माइनस पर अपचयन। तो देखिए एनोड पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, यही अकेला है, जल तो है नहीं यहां पर,
तो Cl नेगेटिव जब जाएगा तो ये देगा हमको Cl नेगेटिव इक्वल्स 1/2 Cl2 धन E नेगेटिव, यानी कि Cl2 हो जाएगा एनोड उत्पाद और ये गैसीय अवस्था में रहेगा तो इसको हमने G ले लिया। ठीक, अब कैथोड पर देखें, Na+ धनायन जाएगा, केवल यही है, दूसरा कोई है नहीं, तो इसलिए Na+ ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना देगा Na परमाणु यानी धातु, तो सोडियम धातु हमको कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बन गया कैथोड उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये कह रहा है कि कैथोड पर प्राप्त धातु की मात्रा, तो इसकी हमको निकालना है मात्रा, ये हमको निकालनी है। और ये जो क्लोरीन गैस है इसका H2 पर आयतन निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए कि वैल्यू हमको क्या क्या दी गई है। तो I बराबर लिखा है 1 एम्पियर और T बराबर लिखा है 965 सेकेंड। ठीक बच्चों, तो अब हम इस सवाल को जब हल करेंगे तो ध्यान ये रखिए, फैराडे के फर्स्ट नियम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक तो मोलों की संख्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, और दूसरा ये फॉर्मूला है। एनोड और कैथोड के उत्पादों की मोलों की संख्या का अनुपात निकालना, और ये दोनों फॉर्मूले कॉमनली हर एक सवाल में उपयोग करेंगे हम, जिससे सारे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। और जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एन मोलों की संख्या, एनोड, तो एनोड पर क्या मिला हमको क्लोरीन, तो NCl2 बटे N, अब यहां पर क्या मिला Na बराबर, अब हो जाएगा N फैक्टर ऑफ Na बटे N फैक्टर ऑफ Cl2। ठीक है, देखिए सोडियम का N फैक्टर तो हमने यहां लिख लिया था, ये आता है हमारा 1। ठीक, अब क्लोरीन का नहीं लिखा है तो उसको भी हम देख सकते हैं कैसे, Cl2 में एक Cl रखता है -1 आवेश, जो 2 क्लोरीन है तो N फैक्टर क्या बना, N फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, सोडियम के लिए 1 हो गया और क्लोरीन के लिए हो गया 2। तो एक संबंध हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, NCl2 बराबर 1/2 NNA, मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं हम। NCl2 मतलब क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 1/2 सोडियम के मोलों की संख्या। अब हम निकाल लेते हैं एक, इनमें से किसी एक के मोल, तो वैसे देखिए हमने इक्वेशन 1 प्राप्त कर लिया था, क्लोरीन की मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 1/2 सोडियम के मोलों की संख्या। तो अब हम यहां से सोडियम के मोल निकाल लेते हैं, NNA, इसका मतलब सोडियम के मोल बराबर, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है Q बटे 96,500 इंटू NF, ये दूसरा ये IT वाला लगा लेते हैं, तो I गुणा T बटे 96,500 गुणा N फैक्टर, और किसका रखेंगे, सोडियम का ही रखेंगे, क्योंकि सोडियम के मोल हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब I का मान हो गया 1 एम्पियर और T का मान हो गया 965 बटे 96,500 गुणा N फैक्टर, सोडियम के लिए देखिए यहां से 1 है N फैक्टर, क्योंकि इस पर आवेश 1 रहता है, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा 100 बार, तो हमको मिलेगा 10 पे पावर -2। ठीक, 10 से पावर -2, ये क्या निकल आया हमारा सोडियम के मोल। अब हमें भार निकालना है, तो देखिए भार का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको
पे अप्लाई कर देंगे। सोडियम की मात्रा बराबर हो जाएगा Na के मोलों की संख्या गुणा Na का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अभी चूंकि परमाणु है तो इसको हम कहेंगे परमाणु भार। और आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु भार यानी मोलर मास होता है 23। तो ये मोलर की संख्या आ गई 10⁻⁻2 गुणा 23, तो हमें मिल जाएगा 23 गुणा 10⁻⁻2 ग्राम। ये हमारा आंसर हुआ। और अगर आप ये माइनस की पावर खत्म करना चाहते हैं तो हमको मिल जाएगा 0.23 ग्राम। तो अपने आंसर को हम चाहे तो 10⁻⁻2 के रूप में लेंगे, चाहे 0.23 ग्राम के रूप में लेंगे, दोनों ही सही है। तो एक आंसर हमने प्राप्त कर लिया। अब दूसरा आंसर प्राप्त करने के लिए हम निकालेंगे क्लोरीन के मोल। इसके लिए इक्वेशन 1 में मान रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से NCl2 बराबर होगा 1/2 इंटू NNA बराबर 1/2। सोडियम के मोल यही कितना निकाला था हमने 10⁻⁻2। इसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब हमें निकालना क्या था सवाल में, क्लोरीन यानी एनोड पर प्राप्त Cl2 का H2 पर आयतन, और ये बराबर हुआ Cl2 के मोल गुणा, अब देखिए फॉर्मूला लेगा था आयतन मोलों की संख्या गुणा 22.4 लीटर। तो 22.4 ही रख लेते हैं, लीटर में आंसर आ जाएगा हमारा लीटर। तो क्लोरीन के मोल कितने हैं 1/2 गुणा 10⁻⁻2 गुणा 22.4। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 11.2। तो हमारा आंसर बनेगा 11.2 गुणा 10⁻⁻2 लीटर। और यदि हम ये माइनस खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, मिलेगा 0.112 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे दोनों आंसर प्राप्त हो गए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि जल का वैद्युत अपघटन कराने पर H2 पर H2 व O2 का कुल 33.6 ml प्राप्त हुआ। प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे इस सवाल में कि केवल जल ही लिया है हमने वैद्युत अपघटन कराने के लिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, और इन दोनों का H2 पर आयतन दिया है और वो मिश्रण के रूप में है 33.6 ml, और हमको आवेश इसमें प्राप्त करना है। तो फैराडे के पहले नियम भी लगेगा इसमें, यानी कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, एक तो मोलों की संख्या ये वाला, और दूसरा n फैक्टर के रूप में जो कि मोलों की संख्याओं का अनुपात रहता है वो लगेगा। तो हल करते हैं इस सवाल को। ध्यान दीजिए, सवाल में जो जानकारी दी गई है वो हमको बताती है कि H2 पर VH2 प्लस VO2 बराबर है 33.6 ml। इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इनका अलग अलग हम आयतन निकालेंगे और उस वैल्यू को हम यहां रख देंगे तो हमें Q प्राप्त हो जाएगा। बनाते हैं हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे अपना n फैक्टर वाला। तो इसमें होगा NH2 बटे NO2 बराबर, यहां उल्टा हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ O2 बटे n फैक्टर ऑफ H2। अब देखिए
O2 का n फैक्टर कितना होता है 4, हमने यहां देखिए निकाला हुआ है 4 बटे हाइड्रोजन कितना होता है वो भी निकाला हुआ है 2 होता है, बराबर हो जाएगा 2। तो एक रिलेशन हमने प्राप्त कर लिया कि हाइड्रोजन के मोल बराबर हो जाएंगे 2 गुणा ऑक्सीजन के मोल। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ ऑक्सीजन के मोल निकाल लेते हैं NO2 और इसमें क्या लगाएंगे फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। तो ये फॉर्मूला हो गया, हमें Q निकालना है, Q के रूप में लगा देते हैं Q बटे 96,500 इंटू n फैक्टर। तो Q हो गया बटे 96,500 जो करते हो n फैक्टर ऑक्सीजन कितना होता है 4 होता है, ऐसे ही लिखा रहने दिया हमने। अब इससे निकालेंगे हम VO2, VO2 मतलब ऑक्सीजन का H2 पर आयतन, H2 पर VO2 ये किसके बराबर होगा NO2 और गुणा 22.4 लीटर, लेकिन हम लीटर में ना लगाकर यहाँ मिलीलीटर में लगाएंगे क्योंकि सवाल में हमको दोनों के आयतनों का योग मिलीलीटर में दिया है। तो यहाँ गुणा हो जाएगा 22,400, NO2 की वैल्यू रख देते हैं ये है, तो हमको मिलेगा Q बटे 96,500 गुणा 4 और ऊपर आ जाएगा 22,400। देखिए हमने NO2 की वैल्यू लिख दी और गुणा 22,400 कर दिया, ये NO2 का मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसी तरह से VH2 निकालेंगे। तो ध्यान दें NH2, देखिए हाइड्रोजन के मोल बराबर होंगे 2 गुणा ऑक्सीजन के मोल बराबर 2 गुणा NO2। अब NO2 हम निकाल चुके हैं, ये है वैल्यू, तो 2 गुणा Q बटे 96,500 गुणा 4। इसको अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें बाद में आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। और इसके बाद फिर हम निकाल लेंगे H2 पर VH2, ये बराबर होगा हाइड्रोजन के मोल गुणा 22,400। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या रख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा Q बटे 96,500 गुणा 4 और ऊपर 22,400। तो देखिए इन दोनों को हमने प्राप्त कर लिया, इक्वेशन 1 में हम मान रख देंगे। तो बच्चों अब हम इनका मान रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहता है VH2, ये निकाला हमने VH कितना था, इतने समीकरण A में रखने पर देखो VH2 ने निकाला था 2 गुणा Q गुणा 22,400 बटे 96,500 गुणा 4 प्लस, और ये VO2 निकाला था हमने Q गुणा 22,400 बटे 96,500 गुणा 4 बराबर 33.6। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हम रखेंगे तो देख पा रहे हैं आप नीचे सेम हर हमको प्राप्त हो गया है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 96,500 गुणा 4। देखिए ऊपर हमको मिलेगा, सीधा साइन का टोटल कर लें तो ये मान है 2 और ये मान है 1 गुना, तो सीधा आ जाएगा 3 गुना, 3 गुना Q गुणा 22,400 बराबर 33.6। तो देखिए बच्चों हमको Q निकालना था, तो Q बराबर यहाँ 33.6 गुणा, ये बटे वाला गुणा में चला जाएगा 96,500
गुणा 4 बटे क्या आ जाएगा 3 और गुणा 22,400। देखिए बच्चों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और हम इसको दशमलव खत्म करते हैं तो अलग से 10 का गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो ये 3 से कटेगा 1 1 2 112 बार। अब 112 ये कटेगा हमारा 224, ये 2 बार, 2 दूना ये हो जाएगा 4, 2 बार। देखिए अब केवल हमको क्या करना है, 965 गुणा 2 बटे 10। तो इसको हल करने के लिए पहले हम 2 का गुणा कर लेंगे, 10 का भाग करना सबसे आसान होता है क्योंकि। तो देखिए 5 दूना 10, हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, हासिल फिर से 1, तो 9 दूना 18 और 1 19 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू हमको मिल गया 193 कूलम। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 193 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे तो जल का वैद्युत अपघटन कराने पर हमको एसटीपी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुल 33.6 मिलीलीटर आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ZnSO4, AgNO3 और CuSO4 के विलयनों से भरे श्रेणी क्रम में जुड़े 3 सेलों क्रमशः A, B, C में 1 एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करने पर 0.108 ग्राम Ag प्राप्त होगा, और हमें कॉपर व जिंक की मात्राएं भी निकालने के लिए कहा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फैराडे का दूसरा नियम का सवाल है, जो कि सेकेंड नियम यानी W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2 फॉर्मूला इसमें अप्लाई जरूर होगा। लेकिन समझ लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि फैराडे का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों लग रहा हो। तो इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। देखिए सवाल में लिखा गया है कि ये वैद्युत अपघट्य हैं जो कि सेल ABC में भरे हुए हैं। तो पहले हम A, B और C तीनों को लिखते हैं। और A में क्या है ZnSO4, B में है AgNO3 और C में है CuSO4। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा तीनों में समान रहेगी और वो कितनी है 1 एम्पीयर की। I बराबर 1 एम्पीयर, ठीक। इसमें कहा गया है कितने समय तक प्रवाहित करने पर, T हमको निकालना है और सिल्वर की मात्रा दी गई है। इसका मतलब B में जो हमको मिला Ag वो मिला 0.108 और निकालना क्या क्या है, जिंक की मात्रा मतलब WZn निकालना है और कॉपर की मात्रा तो WCu निकालना है। तो इसको Ag की मात्रा 0.108 को हम लिख लेते हैं WKg। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही। तो जब समय निकालेंगे तो फैराडे का पहला नियम लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मोलों की संख्या के लिए। अगर मोलों की संख्या चूंकि होती है W बटे M, ठीक है, और अगर हम सीधे W का फॉर्मूला प्राप्त करना चाहेंगे तो यहाँ M का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं M का, तो W बराबर मिलेगा IT गुणा M बटे 96,500 इंटू M। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक। तो ये वैल्यू हम फॉर्मूले की रख कर निकाल सकते हैं समय। तो ध्यान देना, फैराडे के
प्रथम नियम से W बराबर, सीधे हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। W बराबर मिलेगा m गुणा IT बटे 96,500 इंटू n फैक्टर। अब देखो सिल्वर के लिए मात्रा दी गई है, तो सिल्वर के लिए WAG लेंगे तो सिल्वर का ही हम n फैक्टर रखेंगे, और सिल्वर का n फैक्टर कितना होता है, देखिए Ag प्लस का 1 होता है। तो यहाँ हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 0.108 बराबर n। अब देखो हमें यहाँ पर मोलर मास की आवश्यकता पड़ेगी, तो वैसे तो सवाल में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस सवाल में नहीं लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। MAG बराबर होगा 108 M, और दूसरा है ZN, ये होता है 65, और M कॉपर का ये होता है 63.5। तो देखिए अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, तो सिल्वर के लिए M हो जाएगा 108 गुणा I 1 एम्पियर, और T हमको निकालना है बटे 96,500 गुणा n फैक्टर 1 हो गया। ऐसा करते हैं, दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1000, तो 108 से 108 कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो हमको T मिल जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 965 बटे 10 यानी कि 96.5 सेकेंड। तो एक आंसर हमको प्राप्त होगा, मतलब तीनों में ही A, B और C में 1 एम्पियर की धारा को 96.5 सेकेंड तक प्रवाहित किया गया। इतनी बात समझ में आ रही। अब हमको निकालना है यहाँ पर जिंक की मात्रा और कॉपर की मात्रा, तो ध्यान देगा। अब फैराडे का दूसरा नियम लगा देंगे हम, फैराडे का सेकंड नियम। देखिए फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। तो यहाँ हम फॉर्मूला बनाते हैं जिंक और सिल्वर के संदर्भ में, तो हम लिखेंगे यहाँ WAG बटे WZN बराबर हो जाएगा EAG बटे EZN। आप कैसे भी बना सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ WZN ऊपर कर देंगे तो बटे में WAG आ जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, EZN ऊपर और EAG नीचे। अब ध्यान दे रहा है, ये E होता है तुल्यांकी भार, E होता है तुल्यांकी भार, और E बराबर होता है M बटे n फैक्टर, M बटे n फैक्टर। तो तीनों के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले EZN बराबर हो जाएगा, अब m की वैल्यू कितनी ZN के लिए 65 बटे n फैक्टर। देखिए ये हमने ZN का निकाला हुआ था 2 बटे 2, तो इसको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो हमको मिल जाएगा 32.5। इसी तरह से EAG की आवश्यकता पड़ेगी, तो हो जाएगा m बटे n फैक्टर, तो m होगा कितना 108 बटे ये वैल्यू 1, तो बराबर 108 आ जाएगा। हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी कॉपर के लिए, तो ECU बराबर होगा, भार हो गया इसका 63.5 बटे n फैक्टर। देखिए कॉपर का 2 है, तो हमको प्राप्त हो जाएगा, हल करेंगे 3 और इधर 1 बचेगा, तो 10.15 75 31.75 ये हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब बच्चों इनकी वैल्यू हम रखते जाएं, तो देखो WAG हो गया 0.108 बटे WZN हमको निकालना है, ये हो गया 108 बटे EZN की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 32.5। ठीक है बच्चों, तो ये कैंसिल होगा, इसको हम दशमलव खत्म करके नीचे ले आते हैं 1000,
आ जाएगा, 108 से 108 कैंसिल हो गया। तो अब हमको प्राप्त हो जाएगा, इस तरफ लिख देता हूं मैं, WZN बराबर 32.5 बटे 1000, यानी कि 32.5 गुणा 10⁻³ ग्राम। यदि इसको हम माइनस खत्म करना चाहते हैं तो हमको मिलेगा 0.0325 ग्राम। और इसी प्रकार से कॉपर के लिए निकालेंगे। तो कॉपर के लिए फॉर्मूला जब बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉपर वाले को ऊपर कर लेते हैं। तो WCU बटे WAG बराबर हो जाएगा ECU बटे EAG। मान रखते हैं हम। तो WCU तो निकालना है, ये हो गया 0.108। ECU देखिए हमने निकाला हुआ था, ECU था 31.75 बटे सिल्वर का 108, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 108 से ये कटेगा 10⁻³ बार। सीधा मैंने लिख दिया है, दोबारा किया गया है क्योंकि आप चाहें तो इसको डिटेल में अपनी कॉपी में घर पे हल करेंगे। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर WCU बराबर 31.75 गुणा 10⁻³ ग्राम। और यदि हम 10⁻³ को खत्म करना चाहें तो मिलेगा 0.03175 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। पहला आंसर हमने निकाला था, T के लिए वैल्यू निकाली थी 96.5 सेकेंड। दूसरा आंसर निकाला WZN जिंक की मात्रा, और तीसरा हमने निकाली है कॉपर की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का सवाल ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कि ये 3 सेल के लिए हमने लगाया। हो सकता है एग्जाम में आपको 2 सेल के लिए आए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 200 ml 0.05 MnAlCl विलेन में 1 एम्पियर की धारा 96.5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर विलेन का pH मान कितना होगा। हल करते हैं इस सवाल को। देखिए I का मान दिया है 1 एम्पियर, समय दिया है 96.5 सेकेंड, और वैद्युत अपघट्य है LiCl। अब देखिए 0.05 सांद्रता है इसकी, तो ये जल में ही बना विलयन होगा, तो समझ लेते हैं ये AQ है। लेकिन जब सांद्रता दी गई है तो ये सांद्र अवस्था में रहेगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो जब ये आयनित कराएंगे इसको तो ये देगा Li+ और Cl-। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि इसके वैद्युत अपघटन से एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा। ये कंफर्म हो जाएगा तो इसके बाद आप जान पाएंगे कि pH में परिवर्तन होगा कि pH में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले की तरह जैसे कि हम करते हैं, एनोड प्लस पर ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिए एनोड प्लस है तो माइनस में हो जाएगा Cl नेगेटिव, और साथ में चूंकि जलीय विलयन है तो H2O लेंगे। अब H2O ऑक्सीकरण के लिए कौन सा होता है, 21वें नंबर का, आपको याद होगा ECS हमने बनाई थी, ये 21वें नंबर का, उसके ठीक नीचे रखा हुआ है 22वें नंबर का Cl नेगेटिव। और हमने NaCl के लिए इस तरह के केस को डिस्कस किया था, तो आपने ये जान लिया था कि भले ही H2O का SRP कम है, लेकिन मंद अभिक्रिया के कारण और Cl नेगेटिव की सांद्रता अधिक होने के कारण
सांद्रता अधिक होने के कारण H2O का ऑक्सीकरण नहीं होगा बल्कि Cl नेगेटिव का ऑक्सीकरण होगा, तो हमको मिलेगा Cl नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 बना देगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। अब देखिए क्लोरीन गैस की वजह से pH मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो अब हम कैथोड पर देखते हैं। तो कैथोड ये नेगेटिव होगा पर अपचयन, तो नेगेटिव पर कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा Li+, और चूंकि जल एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O होगा कौन सा वाला, अपचयन। अपचयन का क्रमांक 7 होता है, और Li+ से आप समझ पा रहे होंगे सीरीज की शुरुआत ही होती है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। तो SRP अधिक होने के कारण H2O का अपचयन होगा, Li+ का अपचयन नहीं होगा। तो H2O के अपचयन का समीकरण लिखते हैं। H2O के अपचयन से हमको मिलता है हाइड्रोजन और साथ में OH नेगेटिव। जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2OH नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर भी 2 को गुणा करना पड़ेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको कैथोड पर क्या मिला, OH नेगेटिव। क्या मिला, OH नेगेटिव, और इसकी वजह से OH नेगेटिव की सांद्रता तथा pH परिवर्तन होगा। देखो pH आपने पढ़ा होगा, pH बराबर होता है -log एक्टिव मास ऑफ H+। तो यहाँ पर H+ तो दिया नहीं है, OH नेगेटिव है, तो हम OH नेगेटिव की सांद्रता से निकालेंगे हम POH, और 14 से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा pH। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही। तो पहले आपने समझ लिया कि pH में परिवर्तन होगा क्यों, किसकी वजह से होगा, क्योंकि कैथोड पर H2O के अपचयन से हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में मिलेगा OH नेगेटिव, और वो OH नेगेटिव विलयन में pH मान में परिवर्तन कर देगा। तो अब हमको निकालना पड़ेगी OH नेगेटिव की सांद्रता। तो ध्यान देंगे, OH नेगेटिव की सांद्रता यह है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान यानी कि मूलता। तो ये किसके बराबर होगा, NOH नेगेटिव, OH नेगेटिव की मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। अब ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या निकालने के लिए हम फैराडे के पहले नियम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है I/T बटे 96,500 इंटू n फैक्टर, और ये VL जो कहते हैं रहेगा बटे में, तो उसको भी लिख देते हैं VL। तो बच्चों इसमें हम मान रख देंगे तो हमें OH नेगेटिव की सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। तो देखो I का मान दिया है 1, T है 96,500 बटे यह जाएगा 96,500 इंटू n फैक्टर। अब देखिए OH नेगेटिव का n फैक्टर रखना है, OH पर -1 है तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1 गुणा आयतन लीटर में। देखिए ये दिया 200 ml है, तो V बराबर यहां लिख लेते हैं 200 ml बराबर हो जाएगा 0.2 लीटर। 0.2। देखिए दशमलव यहाँ खत्म करते हैं, ऊपर भी खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 100 बार। तो हमको मिलेगा कैलकुलेट करने पर 0.5 बटे 10 पे पावर -2। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 10 पे पावर -3। मात्रक वही रहेगा, मोल प्रति लीटर। तो बच्चों यहां से हम निकालेंगे POH। POH बराबर होगा -log एक्टिव मास ऑफ OH नेगेटिव। इसको हल करना आप लोग जानते हैं, तो -log
ये आएगा 5 गुणा 10 पावर -3। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस, भीतर ये गुणा में है तो प्लस में आ जाएगा, log 5 प्लस log 10 पे घात -3। तो log 5 का मान होता है माइनस में, यहाँ लिखते हैं हम 0.69। अब इसको जब हल करेंगे तो -3 आ जाएगा सामने, तो यहाँ हो जाएगा -3 गुणा log 10, तो माइनस ये 0.69 -3। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस का ही हो जाएगा प्लस का, -0.69 प्लस 3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 2.31 हमको मिल गया पीओएच का मान। तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 14 माइनस पीओएच कर देंगे। तो 14 में से जब घटाएंगे 2.31, तो देखिए बच्चों 0 रहेगा इधर, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, दशमलव क्या रह जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और ये फिर से 11.69 ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। मैंने देखा हमारा आंसर मिला 11.69, और ये किसके लिए था, 200 ml.05 mLiCl विलयन में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे 96.5 सेकंड तक, तो उस विलयन का पीएच हो जाएगा 11.69। अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि ये OH नेगेटिव मिले किसकी वजह से। तो ये OH नेगेटिव हमको प्राप्त हुए हैं H2O के अपचयन की वजह से। तो जितने भी ऐसे वैद्युत घटक हैं जो कि स्वयं अपचयित न होकर H2O का अपचयन करते हैं, तो वो OH नेगेटिव देंगे, और उन सभी के लिए सवाल ऐसे ही हल होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं नोट में कि कौन कौन से ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, NaCl के लिए बन सकता है, NaBr के लिए बन सकता है, KCl के लिए बन सकता है। अगर इनके लिए सवाल हमको हल करने के लिए कहा जाए तो इसी प्रकार से ये OH नेगेटिव देंगे और विलयन के पीएच को परिवर्तित कर लेंगे। तो बच्चों आज आपने वैद्युत अपघटन में फैराडे के नियमों से संबंधित सवालों को सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना काम पूरा करेंगे, रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और बार बार इनका रिवीजन करेंगे। इसके साथ ही एनसीईआरटी की आपकी पुस्तक में जो भी सवाल हैं उनको आप हल करें, और हल करने के दौरान यदि कोई कठिनाई हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके उसके बारे में बताएं, उन सब की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।